नमस्कार। चलिए एक कल्पना करते हैं। अगर हम भारत के संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत बड़ी शानदार इमारत की तरह देखें, तो उसकी प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, वो उसकी नींव है। जी हाँ, वो मजबूत फाउंडेशन जिस पर यह पूरी इमारत टिकी हुई है। ये वो पहला पन्ना है जो हमारे संविधान की पूरी आत्मा, उसके सपने और उसके आदर्शों की कहानी कहता है। चलिए इस नींव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे N.A. पालकीवाला। उन्होंने प्रियम्बल को एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया, संविधान का पहचान पत्र, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। आप सोचिए, जैसे हमारा आई कार्ड बताता है कि हम कौन हैं, कहां से हैं, वैसे ही प्रियम्बल हमारे पूरे संविधान का परिचय कराता है, बस एक झलक में। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस आई कार्ड में आखिर लिखा क्या क्या है। मोटे तौर पर प्रियम्बल हमें चार बहुत जरूरी बातें बताता है। पहली, इस संविधान को ताकत कहां से मिलती है। दूसरी, हमारा देश भारत असल में है कैसा। तीसरी, इस संविधान को बनाने का मकसद क्या है। और चौथी, इसे लागू कब किया गया। अब जरा यहां ध्यान दीजिए। सबसे दिलचस्प चीज है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रीएम्बल शुरू होता है हम भारत के लोग से। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस संविधान को बनाने वाली और इसे चलाने वाली असली ताकत भारत की जनता है। कोई राजा नहीं, कोई बाहर की सरकार नहीं, सिर्फ हम और आप। इसके बाद बाकी 3 चीजें हैं। भारत का स्वरूप कैसा है, इसके उद्देश्य क्या हैं, और वो ऐतिहासिक तारीख 26 नवंबर 1949 जब हमने इसे अपनाया। तो चलिए अब भारत के स्वरूप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे 5 शब्दों में बताया गया है और ये 5 शब्द हमारे देश के 5 मजबूत स्तंभ हैं। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला और सबसे दमदार स्तंभ है सॉवरेन, यानी संप्रभु। हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, है ना? पर एक देश के लिए सॉवरेन होने का असल मतलब क्या होता है? देखिए, संप्रभुता का बहुत सीधा सा मतलब है पूरी तरह से आजाद देश। भारत अपने हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। हम पर किसी दूसरे देश या किसी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने देश के अंदर अपने कानून बना सकते हैं और देश के बाहर अपनी विदेश नीति भी खुद तय कर सकते हैं। हम किसी के अधीन नहीं हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम्स में अक्सर आती है, कॉमनवेल्थ या यूएन जैसी संस्थाओं का सदस्य होने से हमारी संप्रभुता कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमारी मर्जी का फैसला है जिसे हम जब चाहें बदल सकते हैं। हमारा अगला स्तंभ है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। ये शब्द असल में 1976 में 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था, लेकिन समाजवाद की भावना हमारे संविधान में शुरू से ही थी। तो सवाल ये है कि भारत किस तरह का समाजवादी देश है। भारत ने जो रास्ता चुना उसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। ये उस कम्युनिस्ट समाजवाद से बिल्कुल अलग है जहां सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। हमारे यहाँ एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं। और इसका एक ही मकसद है, गरीबी, अशिक्षा और मौकों की असमानता को खत्म करना। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि हमारा सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी देशों से कितना अलग है। देखिए, वेस्टर्न मॉडल में धर्म और सरकार के बीच एक दीवार है, दोनों एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। जबकि हमारा इंडियन मॉडल एक पॉजिटिव सोच पर आधारित है। यहाँ सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान और समर्थन देती है। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, जो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। ये शब्द तो हम सब जानते हैं, पर संविधान की नजर से देखें तो वो क्या चीज है जो भारत को एक सच्चा लोकतंत्र बनाती है। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब हम सब मिलकर सीधे कानून नहीं बनाते, बल्कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारी तरफ से ये काम करते हैं। हर वयस्क को वोट देने का अधिकार, समय समय पर चुनाव, कानून का राज और एक आजाद न्यायपालिका, ये सब इसकी नींव हैं। और एग्जाम के लिए पॉइंट याद रखिएगा, हमारे लोकतंत्र में सरकार हमेशा संसद के प्रति जवाबदेह होती है। और 5वां और आखिरी स्तंभ है रिपब्लिक, यानी गणराज्य। अब ये लोकतंत्र से अलग कैसे है, इसका क्या मतलब है? गणराज्य या रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो किसी राजघराने से नहीं आते, वो चुने जाते हैं एक तय समय के लिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि देश का हर सरकारी पद, राष्ट्रपति से लेकर एक क्लर्क तक,
हर नागरिक के लिए खुला है, बिना किसी भेदभाव के। तो ये तो हुई भारत के स्वरूप की बात। अब देखते हैं कि ये संविधान अपने हर नागरिक से क्या वादे करता है। ये हैं हमारे संविधान के 4 महान उद्देश्य। सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा है न्याय का। और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, ये 3 तरह का है। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय मतलब अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना। और राजनीतिक न्याय यानी हर नागरिक को राजनीति में बराबर के हक और मौके मिलें। न्याय के बाद आते हैं बाकी 3 वादे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इन्हें एक अटूट त्रिमूर्ति कहा था। उन्होंने कहा था कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं। उनके शब्द थे, स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वतंत्रता से नहीं, स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। जरा सोचकर देखिए, अगर समानता न हो तो स्वतंत्रता कुछ ही लोगों के पास होगी, और अगर भाईचारा ही ना हो तो ये दोनों आदर्श सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। चलिए, अब एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी सवाल पर आते हैं। ये सवाल हर एस्पिरेंट के लिए जानना जरूरी है। क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है? क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सालों तक बहस चली। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को बताती है। देखिए, 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस। इस केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल न सिर्फ संविधान का हिस्सा है, बल्कि ये संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये एक क्रांतिकारी फैसला था। तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? 4 बातें याद रखिए। पहली, प्रियम्बल संविधान का अटूट हिस्सा है। दूसरी, इसे आर्टिकल 368 के तहत बदला जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। तीसरी, यह नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब सिर्फ प्रियम्बल के आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। और चौथी, यह संविधान को समझने और उसकी व्याख्या करने में एक गाइड की तरह काम करता है। तो आखिर में प्रियम्बल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है, एक दिशा दिखाने वाला तारा है जो हम सब नागरिकों को हमारे कर्तव्य और हमारे देश के लक्ष्य हमेशा याद दिलाता रहता है। संविधान सभा के एक सदस्य थे K.M. मुंशी। उन्होंने इसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मपत्री कहा था, मतलब एक ऐसी कुंडली जिसमें हमारे देश के संस्कार लिखे हैं और जो हमारे भविष्य का रास्ता दिखाती है। तो प्रियम्बल हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे महान आदर्श तो देता है, लेकिन असली सवाल आप सब भविष्य के सिविल सेवकों के लिए है। आप इन ऊंचे आदर्शों को किताबों और फाइलों से निकालकर देश के हर एक नागरिक की जिंदगी की हकीकत कैसे बनाएंगे? इस सवाल का जवाब ही आपके सफर की असली मंजिल है। इस पर जरूर सोचिएगा।